हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, कैसे हो सारे? बढ़िया हो ही। चलो, अपन पढ़ रहे थे जूलॉजी के अंदर उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। इसके अंदर अपन ने किडनी की बात कर ली थी। किडनी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो अपन ने देख लिया था। किडनी की संरचना कैसी होती है वो अपन ने देखा, जितने अपन काम की थी। फिर अपने सामने एक शब्द आया। जब अपने किडनी की बात करी तो किडनी के अंदर जैसे अपन घुसे तो अपने पास एक शब्द अपने पास आया, वर्काणु, नेफ्रॉन। तो हमने कहा कि ये नेफ्रॉन कौन है, ये वर्काणु है कौन? तो हमें जवाब मिला कि ये साहब किडनी का क्रियात्मक इकाई है। अच्छा, किडनी की मतलब क्रियात्मक इकाई कौन हो गई? आपकी वर्काणु, फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो मतलब जितना भी काम धाम होगा किडनी के अंदर वो करेंगे कौन? वर्काणु ही करेंगे। फिर हमने कहा कि ऐसे वर्काणु कितने लगा रखे किडनी के अंदर? तो उन्होंने कहा कि जी एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख जो आपके वर्काणु होते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट चीज है ये वर्काणु, तो हमें इसका स्ट्रक्चर दिखाओ, इसकी संरचना दिखाओ। तो हमें इसकी संरचना दिखाई गई और संरचना में हम क्या देखते हैं कि एक धमनिका आ रही है, अविवाही धमनिका। हमने कहा यह धमनिका कहां से आ रही है? तो सामने से जवाब आता है कि ये वृक्क की जो धमनी है, जो वृक्क धमनी है, रीनल आर्टरी जो है, उसी की एक शाखा है छोटी सी, जिसको कहेंगे अविवाही धमनिका। ये अविवाही धमनिका हमें आती हुई दिखाई तो दी, लेकिन आगे जाके जो है ये अपने आप में उलझकर छोटी छोटी क्या है, बहुत सारी वाहिकाओं में डिवाइड होगी, विभाजित होगी और एक गुच्छा सा बना लिया। हमने कहा ये गुच्छा क्या है? तो हमें जवाब मिला ये ग्लोमेरुलस है। क्या है? ग्लोमेरुलस। और इसी ग्लोमेरुलस को क्या कहा जाता है? कोशिका गुच्छा भी कहा जाता है। गुच्छ कोशिका भी कह देते हैं, कोशिका गुच्छा भी कह देते हैं, कोशिका गुच्छ भी कह देते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस। फिर उसी गुच्छे से एक धमनिका निकल रही थी, जिसको हमने कहा ये कौन सी धमनिका आ गई? फिर उन्होंने नाम दिया ये अपवाही धमनिका है। जो पहले अपन ने देख रही थी, जो आ रही थी, उसको कहा अविवाही धमनिका, और वहां से जो निकल रही थी उसको कहा अपवाही धमनिका। हमने कहा ठीक है। उसी गुच्छे के नीचे एक ऐसे कप शेप की, ठीक है, कप जैसी एक संरचना बनी हुई थी इस प्रकार की। हमने कहा ये क्या है? तो हमें जवाब मिला ये बोमेन संपुट है। ठीक है, बोमेन संपुट के जैसे ही अपन ने नीचे देखा तो क्या दिखा अपन को कि एक ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी एक कुंडलित, क्या है, एक संरचना से एक पाइप सी दिखाई दे रही है, कुंडलित पाइप सी दिखाई दे रही है। हमने कहा ये कुंडलित नलिका क्या है? तो हमें जवाब मिला ये क्या है? आपकी समीपस्थ स्वालित नलिका है। ठीक है, और कहा कि इसको इंग्लिश में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं और शॉर्ट में इसको पीसीटी कहा जाता है। हमने कहा ठीक बात है। फिर जैसे ही हमने उस कुंडलित नलिका, जो स्वालित नलिका है, उससे जैसे अपने आगे देखा हमने, तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि एक हेयर पिन जैसी एक संरचना है। ठीक है, जो बालों में जूड़े में लगाते हैं, हेयर पिन जैसी एक संरचना है। हमने कहा ये क्या है? तो हमें जवाब मिला ये हेनले लूप है। ठीक है, हेनले लूप है। और ये कैसा है? यू शेप का कह दो, या फिर इसको एनसीईआरटी हेयर पिन जैसी संरचना लिखती है। ठीक है, जैसे हम उस हेयर पिन जैसी संरचना हेनले लूप से आगे बढ़े, हमें क्या दिखता है? एक और कुंडलित नलिका दिखती है। हमने पूछा कि ये कुंडलित नलिका कौन सी आ गई अब? तो कहा कि पहले जो आई थी वो समीपस्थ स्वालित नलिका थी, अब जो दूसरी आई है वो कौन सी है? दूरस्थ स्वालित नलिका, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट में डीसीटी कहा जाता है। हमने कहा ठीक बात है। फिर हम ऐसे आगे थोड़े से बढ़े तो एक और हमें ट्यूब दिखाई दी, एक नलिका दिखाई दी। तो हमने कहा ये नलिका कौन सी है? तो सामने से जवाब आता है ये संग्रह नलिका है, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, फिर हमने देखा कि संग्रह नलिका जो है उसमें और भी क्या है? नेफ्रॉन जो है और भी वर्काणु जो है वो जुड़े हुए हैं। मतलब जो एक वर्काणु की एक संग्रह नलिका नहीं होती, एक संग्रह नलिका के अंदर बहुत सारे वर्काणु जुड़े हुए होते हैं। ठीक बात है। इन्हीं बातों में मैंने आपको क्या बता दी? कल के लेक्चर की पूरी समरी बता दी। ठीक है, तो ये जो है आपके वर्काणु का स्ट्रक्चर बता दिया। क्या देखा हमने? सबसे पहले अविवाही धमनिका को देखा। अविवाही धमनिका क्या कर रही थी? आगे जाके गुच्छा बना रही थी। उस गुच्छे से एक और धमनिका निकली थी, उसका नाम क्या दिया? अपवाही धमनिका। फिर अपन ने बात करी गुच्छे के नीचे एक कप शेप की स्ट्रक्चर थी, इसका नाम अपने क्या दिया?
अरे याद करो, बोमेन संपुट बोला। फिर बोमेन संपुट के जैसे नीचे गए हमने, हमें क्या दिखा, एक कुंडलित संरचना दिखी, ठीक है, एक कुंडलित क्या दिखी, नलिका दिखी, जिसको हमने नाम दिया समीपस्थ स्वालित नलिका, पीसीटी शॉर्ट में। फिर जैसे अपन नीचे गए तो हमें क्या दिखी, एक हेयर पिन जैसी संरचना दिखी, जिसका हमें नाम दिया हेनले लूप। उस हेयर पिन जैसी संरचना, हेयर पिन जानते हो, हेयर पिन और बालों में लगाने की, जूड़े में लगती है, जिसको बन बोलते हैं, जूड़ा हिंदी में और इंग्लिश में उसको बन कहा जाता है, ठीक है। पीछे लग बनाती है ना लड़कियां, चलो लड़के भी बनाते हैं भाई, जिनके लंबे बाल होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कहाँ, हाँ, उस हेयर पिन जैसी संरचना से जैसे अपन ऊपर बढ़े, क्या दिखा हमें, एक और स्वालित नलिका, एक और कुंडलित नलिका है, जिसको हमने नाम दिया दूरस्थ स्वालित नलिका, शॉर्ट में डीसीटी। फिर हमें क्या दिखी, एक नलिका दिखी, उसको क्या नाम दिया, संग्रह नलिका, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये पूरी संरचना मैंने आपको बता दी। ये रही आपकी अभिवाही धमनिका, ये आ रही है, ये क्या बना रहा है, ग्लोमेरुलस बना रही है, गुच्छा बना रही है। फिर क्या है, अपवाही धमनिका, ठीक है। यहाँ पर ये देखो आपका बोमेन संपुट, फिर ये क्या है, समीपस्थ स्वालित नलिका, ये देखो भाई आपका हेनले लूप जो हेयर पिन जैसा दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पर आगे देखो ये क्या है, दूरस्थ स्वालित नलिका है। फिर यहाँ पर ये संग्रह नलिका, खत्म। तो ये आपका वर्गाणु की पूरी संरचना मैंने आपको बातों बातों में बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कल का लेक्चर पूरा मैंने आपको रिवाइज करा दिया। बात करेंगे आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे थोड़ी सी बोमेन संपुट की बात करेंगे, ठीक है, और फिर अपन बात करेंगे वर्गाणु के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। बोमेन संपुट को देखते हैं, आ जाओ। बोमेन संपुट ये है, ये जो कप जैसी संरचना है, इसको क्या कहेंगे, ये जो ऐसी संरचना है, इसको कहेंगे बोमेन संपुट। यार ये जो बोमेन संपुट है ना, इसके अंदर ये दो झिल्लियों से बना हुआ है। जो आपका बोमेन संपुट है, इसको जो आगे काम में आएगा, बोमेन संपुट जो है वो दो झिल्लियों से बना, दो झिल्ली युक्त है, दोहरी झिल्ली युक्त है, एक बाहरी एक भीतरी। अभी इसका नाम लिख ही लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। चलो बोमेन संपुट की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, ठीक है। चलो आ जाओ। बोमेन संपुट जो है वो कैसा है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है, मतलब इसमें दो झिल्लियां होती हैं। तो यहां लिख देते हैं, ये क्या है, दोहरी झिल्ली ले नहीं लिखना, देखो क्या हो रहा है मेरे में, दोहरी झिल्ली युक्त, ठीक है, मतलब ये दो झिल्लियों से बना हुआ है, ठीक बात है। एक है बाहरी, एक है भीतरी, एक है भीतरी, ठीक है। बाहरी को क्या कहेंगे, बाहर की साइड में तो क्या नाम हो जाएगा, पैराइटल लेयर, और जो भीतरी उसका नाम हो जाएगा विसरल लेयर, विसरल लेयर। जो पैराइटल लेयर है, जो बाहर वाली जो है, वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है सिंपल स्क्वमस, पूरा लिख देते हैं, स्क्वमस इपिथेलियम से बनी हुई है। और जो अंदर वाली है वो किससे बनी हुई है, वो भी स्क्वमस इपिथेलियम से बनी हुई है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, मॉडिफाइड स्क्वमस इपिथेलियम से बनी हुई है। जो स्क्वमस इपिथेलियम है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है यहां पर, ठीक है। तो ये किससे बनी हुई है, मॉडिफाइड स्क्वमस इपिथेलियम, ठीक है। और इन मॉडिफाइड स्क्वमस इपिथेलियम क्या कहेंगे, इनको कहा जाता है पोडोसाइट, या फिर हिंदी में पदाणु कहते हैं। ये कहते हैं पदाणु, इंग्लिश में पोडोसाइट्स। अब मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा डायग्राम से उसका आइडिया दे देता हूं। चलो बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम, यहां बना लेते हैं। चलो बोमेन संपुट की बात कर रहे थे अपन, सही नहीं बना यार। ये बोमेन संपुट है, ठीक है। चलो इसमें क्या है, यहां पर कोशिकाएं बनी हुई हैं,
ठीक है। अब मैं यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें इसमें दो झिल्लियां हैं, एक बाहरी है एक भीतरी है। जो बाहरी झिल्ली है वो ये वाली है, ठीक है। ये क्या है आपकी पैराइटल लेयर है, पैराइटल लेयर, और ये क्या है बाहरी है, बाहरी। और भीतरी कौन सी होगी, ये वाली लेयर क्या है आपकी भीतरी। ये कौन सी होगी आपकी विसरल लेयर, विसरल लेयर, ठीक है। ये क्या है आपकी भीतरी, ठीक है। तो आपकी जो बाहरी जो परत है ना, पैराइटल लेयर जो बाहरी है वो किससे बनी हुई है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है। और जो भीतरी जो परत है वो मॉडिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। यहां पर देखो मॉडिफिकेशंस आपको दिख रहे होंगे जो ग्रीन कलर के अंदर बनाए हैं, ये क्या है मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है। इस जो कोशिकाएं ये क्या हो चुकी है, रूपांतरित हो चुकी हैं। और रूपांतरित जो हो चुकी हैं वो क्या कहेंगे अपन, पदाणु कहेंगे। इनका नाम क्या हो जाएगा, पदाणु, जिनको क्या कहेंगे अपन, पोडोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पोडोसाइट्स। ये वाला जो शब्द है आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, आज ही मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये पोडोसाइट्स हैं, समझ में आई आपको, ये वोमन संपुट की बात हो गई, ठीक बात है। चलो आगे बात करेंगे अपन वर्गाणु के प्रकार। तो आपके वर्गाणु जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी समझते हैं कौन कौन से हैं, दो प्रकार के वर्गाणु होते हैं। वर्गाणु वर्गाणु के प्रकार, ठीक है। तो दो प्रकार के आपके वर्गाणु हैं, एक है वल्कुटीय वर्गाणु और दूसरा है आपका सानिध्य मध्यांश वर्गाणु, है ना। एक तो है आपका वल्कुटीय वर्गाणु और दूसरा सानिध्य मध्यांश वर्गाणु, है ना। एक को इंग्लिश में कहेंगे कोर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरे को कहेंगे अपन जक्स्टा ग्लोमेरुलर, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, है ना, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अभी बात करते हैं कि ध्यान से सुनना बस। यहां लिखते हैं, ये एक तो है आपका वल्कुटीय वर्गाणु, दूसरा है आपका सानिध्य मध्यांश वर्गाणु। दो प्रकार के आपके वर्गाणु हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है ऐसा, ठीक है भैया, दो प्रकार के वर्गाणु कैसे हैं, इनमें फर्क क्या है यार। देखो फर्क इनकी पोजीशन का है, फर्क क्या है, इनकी पोजीशन का है। वल्कुटीय वर्गाणु को वल्कुटीय वर्गाणु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वल्कुट के अंदर होता है, ठीक है। वल्कुटीय वर्गाणु को वल्कुटीय वर्गाणु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वल्कुट के अंदर होता है। किडनी के अंदर मैंने आपको दो भाग बताए थे यार, जो बाहरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, वल्कुट कहते हैं, और जो अंदर का जो भीतरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, मध्यांश कहते हैं। जो आपका वर्गाणु, जो वर्गाणु वल्कुट भाग में होगा उसको वल्कुटीय वर्गाणु कह देंगे, और जो वर्गाणु वल्कुट और मध्यांश दोनों भाग में होगा उसको क्या कह देंगे अपन, सानिध्य मध्यांश वर्गाणु, ठीक है। अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं थोड़ा सा, कल की वाले लेक्चर में, फिर आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूं, ये अभी किडनी है, किडनी के अंदर तो आपको दो भाग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या। अगर ये बाहर वाला भाग है, ये क्या है आपका बाहरी भाग है, ये क्या कहेंगे, वल्कुट कहते हैं, और जो बीच वाला वो क्या कहेंगे, मध्यांश कहेंगे, ठीक है। तो अगर जो वर्गाणु है, ये देखो ये वाला वर्गाणु, ये वर्गाणु है, ठीक है। तो अगर वर्गाणु जो है वो पूरा का पूरा इस बाहर वाले हिस्से में वल्कुट के अंदर है तो उसको क्या कह देंगे, वल्कुटीय वर्गाणु। और अगर वर्गाणु जो है वल्कुट में तो है ही है और साथ में मध्यांश के अंदर भी है, उसको क्या कह देंगे अपन, सानिध्य मध्यांश वर्गाणु। फर्क समझ में आया या नहीं आया। मैंने कहा कि वर्गाणु के दो प्रकार हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वर्गाणु के दो प्रकार है, एक है वल्कुटीय वर्गाणु, दूसरा है सानिध्य मध्यांश वर्गाणु। अब आपको दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि वल्कुटीय वर्गाणु में ऐसा क्या है कि उसको वल्कुटीय वर्गाणु कहा गया। तो मैंने कहा कि वल्कुटीय वर्गाणु जो है उसमें खास बात यह है कि वो भी वर्गाणु ही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि जो वर्गाणु है वो उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कहां पर है, आपका इसी वल्कुट के अंदर है। ऐसे वर्गाणु जो आपके वल्कुट के अंदर स्थित हो, ठीक है, वो वर्गाणु जो वल्कुट के अंदर स्थित हो उनको कहेंगे वल्कुटीय वर्गाणु। और ऐसे वर्गाणु जो ये वाला देखो, ये वाला देखो, ऐसे वर्गाणु जो कहां पर है, कुछ वल्कुट में है, कुछ आपके मध्यांश में है, ऐसे वर्गाणु क्या कहेंगे, सानिध्य मध्यांश वर्गाणु। तो ये वाला जो है ना आपका,
डायग्राम में अब तो दिख रहा होगा, इतना बड़ा कर दिया आपने। ये वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या आपका सानिध्य मध्यांश वर्गाणु है। और मैं आपको बताऊं वल्कुटीय वर्गाणु कैसे होंगे वो भी बना के दिखाता हूं। कलर विच कलर, ये ले लेते हैं। सानिध्य जो आपका वल्कुटीय वर्गाणु कैसा होगा, इस प्रकार का, ये है, फिर यहां ऐसे ऐसे, और फिर यहां पर ऐसे ऐसे, एक मिनट, यहां ऐसे ऐसे को ले जाते हैं, ऐसे ऐसे, और ये करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वर्गाणु, ये पूरा वर्गाणु कहां पर है, वल्कुट में है, तो उसको क्या कहेंगे, वल्कुटीय वर्गाणु। और ये आपका सानिध्य मध्यांश वर्गाणु। तो ये समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और मैंने आपको कल के लेक्चर में एक चीज बताई थी कि वर्गाणु जो है उसके ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी, ये वाले जो पार्ट है ये कहां होते हैं, वल्कुट के अंदर होते हैं। और हेनले लूप और संग्रह नलिका ये कहां होते हैं, मध्यांश के अंदर होते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर कोई वर्गाणु वल्कुटीय वर्गाणु है, मतलब वो कहां रहेगा, वल्कुट के अंदर रहेगा, वो मध्यांश के अंदर तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो ये ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी, ये तो सारे के सारे वर्गाणु हैं, उनके भी वल्कुट में ही होते हैं। तो जो वल्कुटीय वर्गाणु होंगे ना, उनके अंदर हेनले लूप है ना, या तो अब्सेंट होगा या तो होगा ही नहीं, क्योंकि यही तो कहा जाता है, ये तो मध्यांश के अंदर घुसता है। तो वल्कुटीय वर्गाणु के अंदर तो सारे का सारा सामान ही वल्कुट में है, ठीक है। तो ये हेनले लूप या तो उनमें होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत छोटा सा होगा, ठीक है। अगर वो छोटा सा है तो वो कहां रह जाएगा, वल्कुट में रह जाएगा, नीचे जा ही नहीं पाएगा, नीचे जा नहीं पाएगा तो वल्कुट में रहेगा, तो क्या कह देंगे, वल्कुटीय वर्गाणु। समझ में आई या नहीं आई, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसे वर्गाणु जो वल्कुट में स्थित होंगे उनको वल्कुटीय वर्गाणु कहेंगे। और आपको कल मैंने एक चीज बताई थी कि जो वर्गाणु है उसका ग्लोमेरुलस, उसके अलावा आपका पीसीटी और आपका डीसीटी, ये वाला जो भाग है ये तो वल्कुट में होता ही है। मध्यांश में जाता कौन सा भाग है, वो जाता आपका हेनले लूप, ठीक बात है। तो वल्कुटीय वर्गाणु जो होते हैं उनमें हेनले लूप जो है ना, वो या तो होता ही नहीं है, या फिर होता है तो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कम विकसित होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो बहुत ही छोटा होगा तो वो मध्यांश तक नहीं जा पाएगा ना, ऊपर ऊपर से टच करेगा, मध्यांश के अंदर घुस ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के जो वर्गाणु होंगे उनको क्या कहेंगे पर, वल्कुटीय वर्गाणु। फिर बात करते हैं सानिध्य मध्यांश वर्गाणु की, तो वो क्या है, उनके अंदर ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी, ये तो वल्कुट के अंदर रहेंगी, लेकिन उनका जो हेनले लूप होगा ना, वो बढ़िया से विकसित होगा, वो लंबा सा होगा, तो मध्यांश के अंदर बढ़िया नीचे गहराई में जाके रहेगा, तो उसका आधा भाग जो कहां रहेगा, मध्यांश के अंदर रहेगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सानिध्य मध्यांश वर्गाणु। चलो बस यही डिफरेंस दोनों के अंदर। अब लिख लेते हैं इनके बारे में बातें। पहले बात करते हैं वल्कुटीय वर्गाणु की, ठीक है। तो कुल वर्गाणु के कितने होते हैं, कुल वर्गाणु का 85%, ठीक है। मतलब अधिकांश जो वर्गाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, वल्कुटीय वर्गाणु ही होते हैं, जो वल्कुट में रहते हैं। तो मतलब जितने भी वर्गाणु हैं, जितने भी टोटल वर्गाणु हैं, उसका 85% जो है ना, 85% जो वर्गाणु कहां रहते हैं, आपके वल्कुट में रहते हैं, ठीक बात है। चलो, और फिर यही इसके बाद में लिख देते हैं सानिध्य मध्यांश वर्गाणु की। तो कुल वर्गाणु का 15%। तो 15% आपके जो वर्गाणु हैं वो कहां रहते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, वो सानिध्य मध्यांश वर्गाणु हैं, और 85% जो कैसे हैं, आपके वल्कुटीय वर्गाणु हैं। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इनके बारे में आपको बता दी, इनमें हेनले लूप जो है ना, हेनले लूप जो है या तो उपस्थित होगी, हेनले लूप इसमें छोटे होते हैं, ठीक है, मैंने या तो उपस्थित होगी या तो फिर छोटे होंगे, हेनले लूप छोटे होते हैं। और मध्यांश को ऊपर से टच करेंगे, और मध्यांश में बहुत कम धस्य होते हैं, ठीक है। तो कुल वर्गाणु का 85% कैसे होते हैं, वल्कुटीय वर्गाणु होते हैं, और ये बहुत छोटे होते हैं। इनके अंदर हेनले लूप जो है ना, हेनले लूप वो बहुत छोटा होता है। आपको पता है कि जो वर्गाणु होता है उसका पीसीटी, डीसीटी और आपका ग्लोमेरुलस, ये तो वल्कुट के अंदर ही होता है, लेकिन मध्यांश के अंदर आता है आपका हेनले लूप। तो इनका हेनले लूप बहुत छोटा है, इसलिए वो कहां नहीं जा पाएगा, मध्यांश के अंदर तक, गहराई तक नहीं जा पाएगा, ऊपर से धसा हुआ होता है मध्यांश के अंदर। तो इसको क्या कहेंगे, ज्यादा इसका मेन भाग है वो कहां, तो वल्कुट के अंदर, इसलिए क्या कहते हैं, इसको वल्कुटीय वर्गाणु कह देंगे, ठीक है। फिर यहां पर भी यही बात लिख देते हैं हेनले लूप के बारे में। हेनले लूप इनमें कैसा होता है, हेनले लूप कैसा होता है, इनमें बड़ा होता है, बहुत लंबे होते हैं, वो बहुत लंबे होते हैं।
बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे होते हैं। ठीक है, तो जो वल्कुटीय वर्गाणु है उनमें हेनले लूप छोटा होता है और वो कम धंसा हुआ होता है। ठीक है, हेनले लूप जो वो कम धंसा होता है, कि छोटा है वो। और वहीं बात करें अपन स्थानीय मध्यांश वर्गाणु की, इनमें जो हेनले लूप है वो लंबे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा धंसे हुए होते हैं ना। चलो, इसके बाद मैं अपन ने एक बात करी थी वासा रेक्टा की। ये वासा रेक्टा आपको दिख रही है, ये वाली धमनिका, ये धमनिका जो इसको क्या कहा जा रहा है, वासा रेक्टा। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखो वासा रेक्टा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये अपवाही जो धमनिका है ये गई और इसने क्या किया, दूरस्थ जो स्वालित नलिका है उसके चारों तरफ घूमी और फिर यहाँ से आते हुए कहाँ गई, ये हेनले लूप के चारों तरफ घूमती हुई और यहाँ आ गई। इसको क्या कहेंगे अपन, वासा रेक्टा। जो हेनले लूप के चारों तरफ घूम रही है ना, ये देखो, ये धमनिका जो है लाल कलर में मैंने आपको दिखा रखी है, ये धमनिका जो हेनले लूप के चारों तरफ घूम रही है, इसको क्या कहेंगे, वासा रेक्टा कहेंगे। ठीक बात है। अब मुझे आप एक बात बताओ अपने दिमाग से, मैंने आपको ये कहा कि वल्कुटी जो वर्गाणु होते हैं उनमें हेनले लूप जो वो छोटा होता है। वल्कुटी जो वर्गाणु होते हैं उनमें हेनले लूप छोटा होता है। अगर हेनले लूप छोटा होगा तो ये जो वासा रेक्टा है ना, ये भी तो कम विकसित होगी भाई, ये भी तो कम विकसित होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये वासा रेक्टा जो है वो आपके हेनले लूप के चारों तरफ घूमती है। ठीक बात है। तो अगर हेनले लूप ही छोटा है तो ये वासा रेक्टा ये भी कम विकसित होगी, अरे कम छोटी होगी ना, ये भी छोटी सी होगी बेचारी। और वही बात करूं सानिध्य मध्यांश वर्गाणु की, तो वहां पर हेनले लूप लंबा है तो वहां पर वासा रेक्टा जो है वो भी क्या होगी, विकसित होगी। ठीक है, उसके चारों तरफ घूमना, उसको तो वासा रेक्टा को क्या करना होता है, आपके जो हेनले लूप है उसके चारों तरफ घूमना होता है। ठीक बात है। तो आपका जो वल्कुटी वर्गाणु उसमें हेनले लूप ही छोटा है तो ये कम विकसित होगी वासा रेक्टा। ठीक है, और वही बात करूं मैं आपके सानिध्य मध्यांश वर्गाणु की, उनमें हेनले लूप लंबा है तो वहां पर जो आपके जो वासा रेक्टा है वो भी क्या होगी, विकसित होगी। ठीक बात है। चलो, तो ये बात लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो मैं आपको पहले समझा देता हूँ उसके बाद में ही चीज़ें लिखवाता हूँ, ऐसा नहीं कि लिख के पढ़ दी मैंने, नहीं, पहले मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ। आप पहले एग्री करोगे इस बात से कि पहले मैं आपको जितना भी कुछ पढ़ाता हूँ सारा कुछ आपको पहले समझाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में लैंग्वेज लिखनी होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक बात है। और लैंग्वेज भी ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है यार, है ना, और इस लैंग्वेज को भी जहाँ पर हार्ड वर्ड होता है वो समझाने की पूरी मैं कोशिश करता हूँ। चलो, खुद की तारीफ खुद ही करनी पड़ती है। आप लोग तो कमेंट सेक्शन में कुछ तारीफ तो करते नहीं मेरी। ठीक है, बिल्कुल नहीं करते, तारीफ कर दिया करो। चलो, पानी पीऊंगा मैं। ठीक है, आपके लिए सुबह है, मेरे लिए रात चल रही है भाई। ठीक है, चलो, इनमें वासा रेक्टा जो है, वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होगी या तो होगी ही नहीं। कौन से में, वल्कुटीय वर्गाणु में। या तो क्या होगी, अनुपस्थित होगी या तो अनुपस्थित होगी या फिर अत्यधिक कम विकसित होगी, है ना, अत्यधिक हाशित होगी, है ना, अत्यधिक ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या है, हाशियत है ना। इस वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कम विकसित होगी ना, बहुत ही कम विकसित होगी। एनसीईआरटी में लिख रखा है भाई। ठीक है, चलो फिर आगे इसके बारे में इधर भी लिख देते हैं, यही बात है ना। वासा रेक्टा विकसित होती है इनमें तो होगी भाई, क्योंकि इनका तो हेनले लूप जो वो लंबा है, तो इनमें तो वासा रेक्टा जो कैसी होगी, विकसित होगी। ये जो है कोर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है, आपके जो वल्कुटीय वर्गाणु होते हैं, ये सिर्फ उत्सर्जी होते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा इसका मतलब भी। ये कैसे होते हैं, सिर्फ उत्सर्जी होते हैं, सिर्फ उत्सर्जी। ठीक है, और ये वाले जो होते हैं आपके
सानिध्य मध्यांश वर्गाणु ये उत्सर्जी भी होते हैं, उत्सर्जी तो होते ही हैं, प्लस ये प्रासरणी भी होते हैं, प्रासरणी भी होते हैं। अभी इसका मतलब समझाता हूं आपको। उत्सर्जी का मतलब क्या है आपका, वो सिर्फ उत्सर्जन का काम करेंगे, है ना। जो आपके वल्कुटीय वर्गाणु होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेंगे, उत्सर्जन का काम करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी सामान आएगा उसको बाहर निकालने का काम करेंगे, ठीक है। वही मैं बात करूं सानिध्य मध्यांश वर्गाणु की, ये उत्सर्जन का काम तो करते ही हैं, साथ में प्रासरणी भी है ये, है ना, प्रासरण का काम भी करते हैं। भैया प्रासरण क्या होता है, मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया पहले लेक्चर के अंदर प्रासरण का मतलब बता दिया था कि शरीर के अंदर जो आपके आयन और जल का जो बैलेंस है ना, जल और आयन का जो संतुलन है उसको बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, प्रासरण कहा जाता है। वापस एक बार बोलूंगा, शरीर में जल और आयन का संतुलन बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। तो ये वाले जो होते हैं सानिध्य मध्यांश वर्गाणु, ये उत्सर्जी तो होते ही हैं, साथ में ये प्रासरणी भी होते हैं। मतलब ये शरीर के अंदर जल और आयन जो हैं उनके संतुलन को बनाए रखने का काम भी करते हैं। वही बात करूं वल्कुटीय वर्गाणु की तो सिर्फ उत्सर्जी होते हैं। अब ये प्रासरण कैसे करते हैं इसके बारे में अपन आगे जब चैप्टर में बढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे कि यहां पर क्या होती है, वासा रेक्टा बढ़िया विकसित होती है और वासा रेक्टा का बहुत बड़ा रोल आएगा प्रासरण के अंदर, वो अपन आगे बात करेंगे ना, एक पूरा टॉपिक है इस पे, ठीक है। चलो, तो ये पूरा आपको समझ में आया। एक बार पूरा समअप करूंगा मैं। वर्गाणु की मैंने आपको बताया दो प्रकार होते हैं, एक वल्कुटीय वर्गाणु, एक सानिध्य मध्यांश वर्गाणु। फर्क दोनों में बस इतना है, जो वो वर्गाणु जो वल्कुट में होंगे उनको वल्कुटीय वर्गाणु कह दिया, और जो मध्यांश में भी दसे हुए होंगे, कुछ वल्कुट में कुछ मध्यांश में, उनको कह देंगे सानिध्य मध्यांश वर्गाणु। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे। जो आपके वल्कुटीय वर्गाणु होते हैं वो 85% होते हैं, ठीक है। 85% जो वर्गाणु है वो आपके वल्कुटीय वर्गाणु ही है, 15% जो आपके वो कैसे होते हैं, सानिध्य मध्यांश वर्गाणु। वल्कुटीय वर्गाणु जो है उनमें क्या होता है, उनमें हेनले लूप जो वो छोटे होते हैं और वो क्या कम धसे हुए होते हैं, किसमें, मध्यांश के अंदर। वही मैं बात करूं सानिध्य मध्यांश वर्गाणु की, तो इनमें जो है हेनले लूप लंबे होते हैं और वो बहुत ज्यादा गहराई तक धसे हुए होते हैं, किसमें, मध्यांश में। फिर अपन बात करते हैं वासा रेक्टा की। जब हेनले लूप ही छोटा होगा वल्कुट वर्गाणु के अंदर, हेनले लूप ही छोटा है तो वासा रेक्टा जो है या तो अनुपस्थित होगा या फिर बहुत ही कम विकसित होगा। फिर बात करें अपन सानिध्य मध्यांश वर्गाणु की, तो उसमें वासा रेक्टा की बात करते हैं जब अपन, तो वहां पर वासा रेक्टा विकसित होगी बढ़िया। क्यों? क्योंकि वहां पर हेनले लूप जो है वो भी लंबा है, तो वासा रेक्टा भी विकसित होगी। फिर बात करें वल्कुटीय वर्गाणु, यहाँ पर हेनले लूप जो है वो बहुत छोटा है, वासा रेक्टा या तो है नहीं, है तो बहुत कम विकसित है, इसलिए यहाँ पर प्रासरण नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ उत्सर्जन होता है। तो ये सिर्फ उत्सर्जी होते हैं, कौन है, वल्कुटीय वर्गाणु। वही बात करें सानिध्य मध्यांश वर्गाणु की, तो ये जो है आपके उत्सर्जी भी होते हैं और प्रासरणी भी होते हैं। प्रासरण का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। चलो फिर आगे अपन थोड़ी सी बातें लिखेंगे किसके बारे में, वासा रेक्टा के बारे में थोड़ी सी बातें लिखते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखाऊंगा, पहले ये बातें लिख लूं, उसके बाद में एनसीईआरटी की एक फोटो दिखाऊंगा आपको। चलो जी, कलर लें क्या बढ़िया सा, दूसरा ये ले लेते हैं, ये दिखेगा नहीं आपको। ब्लैक ज्यादा हो जाता है ना नोट्स में कलर। चलो ये वाला ले लेते हैं। एक कलर चेंज करते हैं और कलर लेते हैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन लेते हैं कलर, ये ठीक है। वासा रेक्टा और हेनले लूप प्रासरण करते हैं। प्रासरण इंग्लिश में इसको कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। प्रासरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोमो लिख दिया गया, ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो प्रासरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। तो ये क्या करते हैं, प्रासरण करते हैं। तो हेनले लूप और वासा रेक्टा जो है वो क्या करते हैं, प्रासरण करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, जब हेनले लूप छोटा होगा तो आपकी वासा रेक्टा नहीं होगी, तो वहां पर जो है वहां पर सिर्फ उत्सर्जन होगा, वहां पर प्रासरण नहीं हो सकता। लेकिन हेनले लूप जहां पर लंबी होगी और आपका वासा रेक्टा वो भी विकसित होगी, तो वहां पर प्रासरण होगा। तो इसलिए मैंने आपको लिखा यहाँ पर प्रासरण नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्रासरण नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। फिर अपन आगे बात करते हैं, एक दो बातें और लिखेंगे इसके बारे में।
अपवाही धमनी का, अब अपवाही धमनी का कौन सी होती है बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। अपवाही धमनी का एक होती है अभिवाही धमनी का, दूसरी होती है अपवाही धमनी का। ठीक है, आने वाली अभिवाही, जाने वाली अपवाही। अपवाही धमनी का जो है ना वो क्या करती है, वो क्या करती है, जो आपकी वृक्क की जो नलिकाएं हैं, ठीक है, किडनी की जो नलिकाएं, किडनी बोल रहा हूं, नेफ्रॉन की जो नलिकाएं हैं, ठीक है, रीनल जो ट्यूब्यूल है, ठीक है, आपकी वृक्क नलिकाएं जो हैं उनकी चारों तरफ घूमती है, उनकी चारों तरफ क्या बनाती है, जाल बनाती है। डायग्राम से भी दिखाऊंगा आपको ना, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। वृक्कीय नलिकाओं, वृक्कीय नलिकाओं के चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ एक जाल बनाती है, चारों तरफ सूक्ष्म कोशिका का, सूक्ष्म कोशिकाओं का एक जाल, ये काट देते हैं, जाल, जाल बनाती है, जिसे परिनालिका, जिसे परिनालिका, परिनालिका कोशिका जाल कहते हैं। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझना, इस लाइन का मतलब क्या है। जो अपवाही धमनिका है ना, जो अपवाही धमनिका, डायग्राम में चलते हैं, पीछे डायग्राम है यहाँ पे, इसमें देखो, ये अपवाही धमनिका है, ठीक है, ये यहाँ से जाएगी, ठीक है, जाएगी और क्या बनाएगी, जो आपकी जो वृक्क नलिकाएं हैं, वृक्क नलिका के अंदर कौन कौन सी आपकी पीसीटी होगी, डीसीटी होगी, ठीक है, बोमेन संपुट हो गया, हेनले लूप हो गया और आपके ये डीसीटी हो गई ना। तो ये क्या करेगी, अपवाही धमनिका जो यहाँ से आएगी और जो आपकी वृक्क नलिका है कौन सी डीसीटी, तो डीसीटी की तरफ क्या करेगी, घूमेगी, है ना, चारों तरफ क्या बना लेगी, जाल बना लेगी, ठीक है। फिर ये जाल बना लेगी, इस जाल को क्या कहेंगे अपन, इस जाल को कहते हैं परिनालिका, परिनालिका कोशिका। परिनालिका कोशिका का मतलब क्या है, कोशिका यहाँ पर सेल से मतलब नहीं है। कोशिका को मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि कोशिका, कैपिलरी को भी कोशिका कहते हैं ना, तो यहाँ पर कैपिलरी से मतलब है। तो ये जो आपकी अपवाही धमनिका आगे जाके पतली पतली कैपिलरी बनाएगी, ठीक है, कैपिलरी कोशिका बनाएगी, सूक्ष्म कोशिका लिखा है जिसको एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो सूक्ष्म कोशिका यहाँ पे सेल से नहीं, कोशिका मतलब सेल नहीं है, यहाँ पे क्या मतलब है, कैपिलरी। तो यहाँ पर ये जो कैपिलरी बनेगी वो क्या बना लेंगे, जाल सा बना लेंगे ना। यहाँ पर डायग्राम तो सही दिखाया मैंने आपको, एनसीईआरटी वाला डायग्राम दिखाऊं, जाल सा दिखेगा आपको, ये जो जाल है ये जाल सा बना लेगी और उसके बाद में ये जो जाल है फिर ये कहां जाएगा, हेनले लूप के पास में जाएगा और जो हेनले लूप के पास जो जाल रहेगा उसको क्या कहेंगे अपन, वासा रेक्टा कहेंगे, ठीक है। बस ये लाइन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि वृक्कीय जो नलिका है उनकी चारों तरफ क्या करेगी, सूक्ष्म कोशिकाओं का जाल बनाती है, ठीक है। और इस जिसे क्या कहते हैं अपन, प्रीनालिका कोशिका जाल कहते हैं। इस जाल का क्या नाम है, प्रीनालिका कोशिका जाल है इसका नाम। अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, वो समझना बस, ठीक है। हेनले लूप बता दिया मैंने आपको, ये बात है ना, हेनले लूप जो अभी लिख रहा हूँ वो बात बता दी मैंने। हेनले लूप के चारों तरफ या फिर चारों ओर बनने वाले कोशिकाओं, कोशिकाओं के जाल को वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। तो जो आपकी ये देखो हेनले लूप, हाँ हेनले लूप जो है ना, हेनले लूप की चारों तरफ कौन सी आ रही है, ये वासा रेक्टा आ रही है, तो क्या कहेंगे, वासा रेक्टा कहेंगे। बस यही मतलब आपको लिखना चाह रहा था। यहाँ तक बातें हो गई। अब मैं आपको एनसीईआरटी की डायग्राम दिखाऊंगा। चलो आ जाओ भाई, ये तो मैं शायद दिखा चुका हूँ आपको, कौन कौन सा दिखा दिया एक बार मैं चेक कर लूँ आपको, फिर हम आप आगे बढ़ेंगे। किडनी का भी नहीं दिखाया ना आपको, चलो किडनी वाला देख लेते हैं सबसे पहले। तो
किडनी वाला देखते हैं पहले। ये देखो, ठीक है, कल मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखा दिया था, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी देख लो, ठीक है। ये अभी किडनी है, ठीक है, वृक्क के भाग हैं, इसमें दो भाग हैं, इसमें जो आपका भारी भाग है उसको क्या कहेंगे, वृक्क वल्कुट कहेंगे, जो अंदर है जो अंदर वाला उसको क्या कहेंगे, मध्यांश कहेंगे, ठीक है। और इस पर एक ही क्या लगा हुआ, आवरण लगा हुआ, इस आवरण को क्या कहते हैं, ये कहते हैं वृक्क आवरण कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है। चलो, यहाँ पर इसमें क्या बने हुए, पिरामिड बने हुए, मध्यांश में इसको क्या कहते हैं, मध्यांश पिरामिड कह दिया, ठीक बात है। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर कैलिक्स ये बने हुए, जो मध्यांश के आगे जो ट्यूब सी बनी हुई है वो क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। ये मैं आपको कल जो डायग्राम बनाया था उसमें समझा भी दिया था मैंने आपको। यहाँ पर ये जो वल्कुट का भाग है जो बीच में धसा हुआ है, पिरामिड के बीच में जो धसा हुआ है, ठीक है, ये क्या कहेंगे अपन, बर्तीनी के स्तंभ कहेंगे, ठीक बात है। यहाँ पर ये वृक्क धमनी आ रही जा रही है, वृक्क शिरा आ रही है, कि क्या वृक्क पेल्विस है, ठीक है, उसे कहेंगे वृक्क पेल्विस, जो आपको कीप के आकार की, वृक्क पेल्विस कैसा होता है, कीप के आकार का होता है ना, कल मैंने आपको बताया भी था। ये मूत्रवाहिनी है, ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, ये एनसीईआरटी का डायग्राम ऐसा दिखता है। चलो फिर अगला डायग्राम ये वाला देखो, ये वाला ध्यान से देखो भाई। ये वाला डायग्राम कौन सा है पहले तो मैं बता दूंगा आपको, ये जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, जो आसान भाषा में समझाया था वो एनसीईआरटी का डायग्राम ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या आ रहा है, आपकी अविवाही धमनिका जो है वो आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये गुच्छा बना रही है, इसको क्या कहेंगे अपन, ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेकलस लिख रखा है ना, तो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, या फिर इसको कोशिका गुच्छ कहते हैं, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर क्या आएगा, अपवाही धमनिका आएगी, ठीक बात है, अपवाही धमनिका। फिर यहाँ पर ये देखो नीचे क्या बना हुआ, बोमेन संपुट बना हुआ है। फिर यहाँ से ये देखो, ये क्या है, समीपस्थ स्वालित नलिका। फिर यहाँ पर ये जो पिन जैसी स्ट्रक्चर है, ये क्या आ गई आपकी, हेयर पिन जैसी स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे अपन हेनले लूप। ये नीचे जा रही है, इसको क्या कहेंगे अपन, आरोही भुजा, और जो ऊपर आ रही है उसको क्या कहेंगे, अवरोही। आरोही अवरोही समझते हो, जो नीचे जो घटता हुआ क्रम होता है उसको क्या कहते हैं, आरोही, और जो बढ़ता हुआ उसको कहते हैं अवरोही। तो जो नीचे आ रहा है उसको क्या कहेंगे अपन, आरोही, और जो बढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे अपन, अवरोही, है ना। तो ये तो आपको पता ही है ना, हेनले लूप है, इसको हेनले पास भी लिखते हैं एनसीईआरटी, कहीं कहीं जगह हेनले लूप लिखती है, बाकी जगह हेनले लूप लिखा, कहीं कहीं हेनले पास भी लिख देती है। चलो फिर आती है दूरस्थ स्वालित नलिका, ठीक है। फिर ये जो कन्वर्ट होती है, कनेक्टेड होती है किसमें, संग्रह नलिका के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझो एक चीज कि ये आपकी अविवाही धमनिका है, यहाँ पर ये गुच्छ बना रही है। फिर आगे क्या है, अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका जो है फिर जो है वो चारों तरफ किसके फैल रही है, जाल सा बना रही है। देखो ये जाल सा बना रखा है इसने, ये देखो जाल सा बना रखा है। इस जाल का कहते हैं अपन प्रीनालिका कोशिका, ठीक है। इसको जाल का नाम है प्रीनालिका कोशिका जाल कहते हैं इस जाल को, ठीक है। और इस जाल में से वो कोशिका या फिर वो कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी को इसमें कोशिका लिख रखा है हिंदी में ना, तो कैपिलरी है, वहां से सेल में समझ आना ना, वो कैपिलरी है, ठीक है। यहां पर ये जो आपकी हेनले लूप के चारों तरफ जो जाल बना रही है ना, वो कोशिका, वो कैपिलरी जो जाल बनाती है किसके चारों तरफ, हेनले लूप के चारों तरफ बनाती है, उसको क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। तो क्या कहेंगे, वासा रेक्टा जो क्या है, हेनले लूप के चारों तरफ बना रखा है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, और जो सिंपल डायग्राम है वो मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला बनाया, ठीक है। तो इससे आप सिंपल समझ सकते हो, वरना एनसीईआरटी वाले से आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, ठीक बात है। चलो तो ये होगी डायग्राम की बातें, एक डायग्राम और दिखाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो, इसी को बड़ा करके दिखाया है, ये देखो यहां पर, ये आपके जो गुच्छ है और आपकी जो ये जो आपका गुच्छ है और आपके नीचे बोमेन संपुट है, इसी को बड़ा करके दिखाया है। यहाँ पे ये देखो, ये आ रही है अविवाही धमनिका आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये गुच्छा बना रही है, ठीक है। और ये आपका की अपवाही धमनिका यहाँ से बाहर निकल रही है, ये बोमेन संपुट है ही। और नीचे फिर ये समीपस्थ स्वालित नलिका आ जाती है, यहाँ पर स्वालित लिख रखा है, स्वालित होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ऐसी हिंदी वाले एनसीईआरटी में कुछ गलतियां हैं, वो आप की सुधरवाऊंगा मैं, ठीक है। जब दिवाली बाद में 12 नवंबर की दिवाली है, उसके बाद में अपन जो एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें सुधरवा दूंगा, टेंशन मत लो। एक एक चीज़ों को समझाऊंगा, लेकिन शर्त ये रहेगी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ शर्त उसमें ये रहेगी कि पहले आपको उस जो भी चैप्टर के अपन एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे उसके आप लेक्चर्स देख के आओगे, ठीक है। वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, वरना आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी। अगर अपन ऐसा करें कि भैया एनसीईआरटी के साथ साथ में आपको जब ऐसे ही इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं वो भी मैं साथ साथ में पढ़ाऊं, फिर अपनी एनसीईआरटी नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको एनसीईआरटी को समझना है तो आपको पहले से उसको पढ़ के आना पड़ेगा, लेक्चर्स देख के आने पड़ेंगे। लेक्चर्स मैंने ऑलमोस्ट डाल दिए हैं, ठीक है। 12th क्लास में सिर्फ एक चैप्टर बचा, जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर है, वो एक बचा है, वो मैं करवाऊंगा बाद में, सबसे लास्ट में वही करेंगे, ठीक है।
और बात करें 11th की बायो की, तो 11th की बायो में भी कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, तो अपन पहले वही करेंगे जो अपन ने कर लिए हैं। जैसे पहले अपन मानव जनन स्टार्ट कर लेंगे, फिर कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम नहीं बता रहा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसके आपको लेक्चर्स, आपका रिवीजन भी होगा, आपको उसके लेक्चर्स देख के आने हैं, तभी अपन एनसीईआरटी कर पाएंगे। वरना आप सोचोगे कि भैया हम एनसीईआरटी आप पढ़ाओ, उसके साथ साथ में आपको डिटेल में उस चीज़ को समझाता भी जाऊँ, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। समझाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई मतलब कि एनसीईआरटी तो पढ़ाऊँ, उसके साथ में आपको नोट्स भी बनवाऊँ, वो नहीं हो पाएगा। उसके साथ में मैं समझा ही सकता हूँ, ठीक है, अलग अलग नोट्स नहीं बनवाऊंगा उसके साथ में ना। तो वो आपको पहले थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए ना, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए सिस्टम है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि अपन इस दिन ये चैप्टर करने वाले हैं, तो उससे पहले आप थोड़ा सा आइडिया लेके आ जाना, ठीक है। आइडिया क्या है यार, अब तो रिवीजन का टाइम आ गया, क्योंकि अपन अगर आप पहले से मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरे लेक्चर देखो, फॉलो करने का मतलब पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब तक आपका जो सिलेबस है साथ साथ में चल रहे हो, तो सिलेबस आपका आ रहा है साथ साथ में, है ना। तो आपका तब रिवीजन होना स्टार्ट कर देंगे अपन, है ना। अपन रिवीजन करेंगे और थोड़े दिन में ये जैसे ही खत्म होगा, अब जल्दी ही खत्म करेंगे सिलेबस को, और फिर अपन बायो की वन शॉट स्टार्ट कर देंगे और केमिस्ट्री के लग जाएंगे दब के, ठीक है। केमिस्ट्री का आप सिलेबस खत्म करेंगे तो बायो की वन शॉट भी जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी दिसंबर, आधा दिसंबर निकल जाएगा, 15 दिसंबर बाद में अपन वन शॉट स्टार्ट कर देंगे अपने बायो के, और वन शॉट अपन अब मार्च से खत्म करेंगे, उसके बाद में मार्च से पहले ही खत्म कर देंगे वन शॉट, ठीक है, 15 मार्च के आसपास। फिर अपन एक बार और रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो बायो पर फुल फोकस रहेगा अपना, ऐसे केमिस्ट्री पर रहेगा। केमिस्ट्री को आपको लगता है कि केमिस्ट्री नहीं कर रहे हैं अपन, केमिस्ट्री बढ़िया कर रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। कोई आपको कुछ बोलता है उनकी बातों पर ध्यान मत दो, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप समझो। आप किसी से कंपेयर करना चाहो, पेड बैच से कंपेयर कर लेना। आप जो लेक्चर ले रहा हूँ ना मैं आपकी, ये जो बायो में आपको पढ़ा रहा हूँ, पेड बैच से कंपेयर कर लेना, ठीक है। चलो बात आती है समझने की भाई, है ना। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हर जगह लिखी हुई हैं, समझने की बात। अगर आपको मेरे साथ में वाइब्स मैच हो रही हैं, बढ़िया है, ठीक है। आपको कहीं से और नहीं, वहाँ से समझो। समझने का है, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि भाई हमें सिलेक्शन लेना है ना, हमें ना तो आपको मेरे से कोई मतलब है, क्योंकि आप एक साल बाद में मुझे भूल जाओगे, याद भी नहीं कि कौन प्रदीप है कौन क्या है ना, कोई याद नहीं रखेगा मुझे, है ना। आप भूल जाओगे, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो यही है कि किसी को कोई चीज़ से मतलब नहीं है, बस एक टाइम है उसमें आपको आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको बस लगता है कि हाँ ठीक है इंसान, ठीक है, ऐसा लगता है क्या। मैं यार फिर खुद की तारीफ ऐसे करते जा रहा हूँ, ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक। कभी कभी मैं आपकी भावनाओं में बह जाता हूँ, अपनी भावनाओं में, और आपके सामने बातें थोड़ी सी करने लग जाता हूँ। बाकी मैं करता नहीं हूँ, आप देखते हो कि मैं जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तब मैं सिर्फ टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट करता हूँ और टॉपिक से रिलेटेड बातें ही करता हूँ। कभी भी मैंने इधर उधर की बातें नहीं करी। बीच बीच में कभी कभी होता है कि बस दिल की बातें आपसे बोल देते, ठीक है, दिल से दिल का कनेक्शन बन जाए आपसे, ठीक है। कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए बने, बाद में आप भूल जाओगे मुझे। चलो कोई नहीं, ऐसे चलता ये नहीं है मैं दुनिया का, ठीक है। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, लोग आते हैं जाते हैं और भूल जाते हैं। चलो अविवाहित धमनिका, इतनी गहरी बातें कर रहा हूँ देखो मैं, ठीक है। अविवाहित धमनिका, चलो अविवाहित धमनिका आ रही है यहाँ पे, ये गुच्छा बना रही है और यहाँ से निकल रही है अपवाहित धमनिका। ये आपका बोमेन संपुट हो गया, समीपस्थ स्वादित नलिका, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब अपन बात करेंगे मूत्र निर्माण की। ये अपन ने मेन जो संरचनाएं थी वो अपन ने देख चुकी, ठीक है। जो आपकी मेन जो संरचनाएं थी वो अपन देख चुके, संरचनाएं कर ली। अब मूत्र निर्माण की बात करेंगे, मूत्र बनता कैसे है। तो यार मूत्र निर्माण जो है ना वो स्टार्ट तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन खत्म आज नहीं करेंगे। खत्म आज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि खत्म होगा नहीं, ठीक है, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और लेक्चर्स अपने होते हैं यूट्यूब पे, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा लेक्चर लंबे हो तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। आपको लगता है क्या दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा समझो दिक्कत होती है, फिर उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम हो जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है यूट्यूब पे, है ना। चलो तो उसके हिसाब से थोड़ा काम करना पड़ता है, सारी चीज़ सोच समझ के काम करनी पड़ती है। हाँ अब बात करते हैं अपन मूत्र निर्माण की बात करते हैं। मूत्र निर्माण में अपन थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, फिर अपन उसको डिटेल में अपन अगले लेक्चर्स में उसको पूरा करेंगे, ठीक है। चलो मूत्र निर्माण की बात करते हैं। मूत्र, बहुत बड़ा मात्रा लगा दी मैंने। मूत्र निर्माण, मूत्र बनता कैसे उसके बारे में बात करते हैं। कैसे बनता मूत्र बताओ, आप अपने दिमाग से सोच के बताओ मूत्र कैसे बनता है। पानी से बनता है भैया, पानी से, हम पानी पीते हैं उससे बनता है, ठीक है। पानी पीते हैं वो जाता कहाँ पे, हाँ वो किडनी के पास जाता है, डायरेक्ट पाइप लगा रखी है आपने मुंह से, डायरेक्ट किडनी के पास में पाइप लगा रखी है, उसमें से जाता है, पिया सीधा किडनी, नहीं ऐसा नहीं होता।
आप पानी पीते हो वो एब्जॉर्ब होता है। आपने डाइजेशन पाचन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पानी का भी पाचन होता है, पानी का भी क्या होता है, पाचन बोलो, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। पानी का क्या होता है, अवशोषण होता है। पानी अवशोषित होकर कहाँ जाएगा, रक्त में जाएगा। ठीक है, रक्त कहाँ जाएगा, रक्त जाएगा किडनी के पास में, वृक्क के पास में कौन जाता है, रक्त जाता है। और उस रक्त को फिर क्या करेंगे अपन, छानेंगे। उस रक्त को क्या करेंगे, छानेंगे। ठीक है, पानी कहाँ मिक्स हो चुका है, रक्त में हो चुका है मिक्स। फिर उस रक्त को अपन छानेंगे। छानने का काम कौन करता है, किडनी में। किडनी में कौन करता है, वर्काणु। ठीक है, वर्काणु का ही काम क्या है, उस रक्त को छानेगा वर्काणु, है ना। और फिर क्या करेगा, आगे बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, पहले इसमें स्टेप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप है। मूत्र निर्माण में पहली जो स्टेप आती है, ठीक है, उसका नाम क्या है, गुच्छिए निशंदन। निशंदन को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं, निशंदन हिंदी का वर्ड ही है, इंग्लिश में कहते हैं इसको फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन को हिंदी में कहते हैं निशंदन। ठीक है, तो गुच्छिए निशंदन, इंग्लिश में कहेंगे इसको ग्लोमीरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, आपको लगता है बीच बीच में ऐसे ये क्यों करता हूं, ठीक है, पता नहीं क्यों करता हूं, पता नहीं, ठीक है, लेकिन कर लेता हूं, कभी कभी करता हूं। चलो, गुच्छिए निशंदन, इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्लोमीरुलर फिल्ट्रेशन। चलो, इसका एक और नाम है, इसका, ठीक है, एक और नाम है, वो नाम है इसका प्रानिशंदन। क्या नाम है इसका, निशंदन। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ध्यान से समझो भाई, पहली जो स्टेप आती है वो आती है गुच्छिए निशंदन, या फिर इंग्लिश में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिर इसको क्या कह दो, प्रानिशंदन। ठीक है, प्रानिशंदन। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक बात है। चलो, तो पहली स्टेप होगी। दूसरी स्टेप क्या आएगी, पहले क्या करेंगे अपन, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन किसका करेंगे, रक्त को छानेंगे जी, रक्त को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद में क्या करेंगे अपन, दूसरी स्टेप आएगी, क्या, दूसरी स्टेप आएगी किसकी, पुनः अवशोषण की आएगी। क्या ना, कौन सी स्टेप आएगी, पुनः अवशोषण। अब पुनः अवशोषण का मतलब क्या है कि वापस इसको अवशोषित कर लिया जाएगा। पुनः अवशोषण का मतलब तो ये हुआ, पुनः मतलब वापस, अवशोषण मतलब अवशोषण करना। ठीक है, तो इसको वापस अवशोषित कर लिया जाएगा, बिल्कुल कर लिया जाएगा। तो फिर छानी क्यों रही है, अभी आगे जब आप समझोगे, आगे बढ़ेंगे तो आप सारी चीज समझोगे क्यों इसका अवशोषण किया जाता है, अभी बताऊंगा। तीसरी जो स्टेप आती है वो आती है श्रवण। तीसरी जो स्टेप आती है उसको कहेंगे श्रवण, इंग्लिश में कहेंगे इसको सिक्रीशन। इसको कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन। ठीक बात है। चलो, ये तीन स्टेप्स हैं। ठीक है, पहले एक गुच्छिए निशंदन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरी आपकी पुनः अवशोषण, जिसको कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरी आपकी श्रवण, जिसको कहेंगे सिक्रीशन। तो तीन स्टेप्स हैं। पहले स्टेप की बात करेंगे अपन किसकी, गुच्छिए निशंदन की बात करेंगे, और आज गुच्छिए निशंदन को ही शुरुआत करेंगे, खत्म फिर कल करेंगे, है ना। हाँ, थोड़ी स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा आइडिया दे दूं आपको गुच्छिए निशंदन का, फिर अपन कल बात करेंगे इसके बारे में। तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, गुच्छिए निशंदन। गुच्छिए निशंदन, ठीक है, इंग्लिश वाला नाम भी ले लेते हैं इसका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। डायग्राम बनाएंगे इसमें, चलो डायग्राम बनाते हैं। ये कि मैंने क्या बनाया है ये भी बताऊंगा, क्या बना रहा हूं मैं अभी।
ठीक है, ऐसे ना बना के इसको ऐसे ऐसे खिलाते हैं, गलत बनने गए यार ये। चिट्ठियां भी पाया मैं, पता पड़िया ही नहीं, सनया मिला। जी ठीक है, ठीक है, मान लो अब, है ना, ठीक है, आधी रात को क्या परेशान करोगे। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, और किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया है अभी आपको दिखाता हूँ। फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये वाला डायग्राम ही समझो, ये बनाया मैंने। ये यहाँ पर क्या बना हुआ, आपका गुच्छ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये रक्तवाहिका दिखाई है, जो रक्तवाहिका है ये क्या है, इसी गुच्छे की क्या है, एक रक्तवाहिका है, ठीक बात है। और यहाँ पर ये क्या बनाया है मैंने, ये देखो, ये क्या है आपका बोमेन संपुट। तो ये बोमेन संपुट बना दिया मैंने। और ये जो गुच्छे की जो वाहिका है और ये जो संपुट है, इसके बीच में ये क्या भर दिया मैंने, जो ग्रीन ग्रीन कलर में भरा है, ये आपका है आधारीय झिल्ली है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, या फिर इसको बेसमेंट सब्सटेंस कह लो, आधारीय पदार्थ कह दो इसको, ठीक है। तो ये आधारीय पदार्थ भरा हुआ होता है। इस आधारीय पदार्थ की या फिर आधारीय झिल्ली की बात अपन ने और कहां करी थी, ये अपन ने बात करी थी जब अपन ने सब्सटेंस वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने बात करी थी, याद होना चाहिए आपको। जब अपन सब्सटेंस की बात करी थी, जब अपन बात करे थे वहां पर गैसेस का एक्सचेंज की, ठीक है, जो आपकी जो एल्विलाई है कुपिका और रक्तवाहिका के बीच में जो CO2 और O2 का आदान प्रदान कैसे होता, विषण कैसे होता, तो मैंने आपको बताया था कि कुपिका, तो कुपिका की परत होगी, एक कुपिका की दीवार हो गई, दूसरी आपकी आधारीय जो पदार्थ भरा हुआ बीच में उसकी दीवार हो गई, और तीसरी दीवार हो जाती है आपकी रक्तवाहिका की। तो तीन दीवारों के बीच से क्या होकर गुजरती हैं वो गैसेस। तो वही बात यहां पर आ रही है, ठीक है। एक दीवार किसकी होगी, ये जो दीवार है तो क्या कहेंगे अपन, ठीक है, ये आपकी आंतरिक उपकला, आंतरिक उपकला, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर में भरा है मैंने, ये क्या है आपका आधारीय पदार्थ, या फिर इसका आधारीय झिल्ली भी कह दो, आधारीय झिल्ली, इंग्लिश में कह सकते हैं इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो आपका जो संपुट बनाया मैंने, बोमेन संपुट बनाया है, इसमें क्या होती हैं आपकी मॉडिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई कोशिकाएं हैं, और इनको क्या कहते हैं अपन, पदाणु कहते हैं, पोडोसाइट कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था ये चीज, है ना। तो ये क्या है आपके पदाणु, पदाणु जिनको पोडोसाइट्स कहते हैं, पोडोसाइट्स, ठीक है। रक्तवाहिका अगर है कोई, अगर रक्तवाहिका है तो उसमें रक्त तो बहेगा, बिल्कुल भैया रक्त तो बहेगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं इसमें, ये जो तीनों जो लेयर है ना, तो तीनों परतें हैं, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये तीनों बनाती हैं निशंदन झिल्ली बनाती हैं। क्या बनाती हैं, निशंदन, निशंदन झिल्ली, तो नीचे लिखते हैं, फिर क्या बनाती हैं, निशंदन झिल्ली, निशंदन झिल्ली। निशंदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो जो फिल्टर इनके बीच से होगा ना, तीन जो झिल्लियां हैं, तीन जो आपकी दीवारें हैं, ठीक है, ये तीनों दीवारों क्या कहेंगे पर निशंदन झिल्ली। पर जो निशंदन होगा इन झिल्लियों की से होते हुए, जो निशंदन है, फिल्ट्रेशन जो है, जो छनना है, वो इन तीनों से होते हुए होगा, ठीक बात है। अब यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं, जब रक्त कोशिका गुच्छ, इंग्लिश में ग्लोमेरुलस से गुजरता है,
से गुजरता है तब रक्तदाब बढ़ जाता है। इस कारण रक्त का कुछ भाग फिल्टर हो जाता है। फिल्टर हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ अभी लाइन का मतलब समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब रक्त कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस से गुजरता है ना, तब क्या होता है, रक्त का जो दाब है, प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। प्रेशर क्यों बढ़ता है अभी वो समझो। इस डायग्राम में आते हैं। अभिवाही धमनिका जो है वो यहां से आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये अभिवाही धमनिका जो है ना वो थोड़ी बड़ी है, ठीक है, इसकी साइज क्या है, थोड़ी बड़ी है। लेकिन ये अभिवाही धमनिका जब आगे जाके ग्लोमेरुलस बनाती है, गुच्छा बनाती है, उस टाइम पर ये पतली पतली कैपिलरीज में, पतली पतली वाहिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो ये तो क्या है, बड़ा पाइप है, आगे जाके छोटे छोटे पतले पतले पाइपों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो आपको पता है कि पाइप जितना मोटा होगा ना, जितनी उसमें पानी आ जाने की क्षमता ज्यादा होगी, प्रेशर उतना कम होगा। जैसे आपने वो प्लास्टिक वाला पाइप, रबर वाला पाइप आता है, उसमें आपने पानी का फ्लो जा रहा है, प्रेशर जितना आ रहा है उतना आ रहा है। लेकिन जब भी आप उसको क्या करोगे, आगे से ऐसे दबा दोगे, ठीक है, आगे से उसको ऐसे भींच दोगे, दबा दोगे, तो क्या होगा, प्रेशर जो बढ़ जाता है, ठीक है। अपन को लगता है पानी ज्यादा आने लगा, नहीं, प्रेशर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या है, उसकी जो साइज है ना वो आपने पतली कर दी, ठीक है। जो उसका डायमीटर जो है, डायमीटर क्या कहते हैं, रेडियस को तो त्रिज्या कहते हैं, डायमीटर क्या कहते हैं, बताना मुझे, मैं भूल गया, पता तो है मुझे लेकिन मैं याद नहीं आ रहा। डायमीटर क्या कहते हैं, रेडियस को त्रिज्या, डायमीटर क्या कहते हैं यार, कैसे बोल सकता हूं मैं ये चीज, ठीक है, जो भी है डायमीटर, आप समझ रहे हो ना। तो जो है डायमीटर जो है उसका वो कम हो जाता है, कम होने के कारण क्या हो जाएगा, वो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, रक्त जो है यहां से आ रहा है, अभिवाही धमनिका में आ रहा है, फिर जैसे ही आगे यहां पर तो साइज बड़ी है, ठीक है, तो यहां पर तो प्रेशर अब नॉर्मल हिसाब से आ रहा है। लेकिन आगे जाके जब ये गुच्छा बनता है ना, तो उसमें पतली पतली जो वाहिकाएं हैं उनमें ये विभाजित हो जाता है। जैसे पतली पतली के अंदर क्या जाएगा, रक्त जाएगा, तो वहां पर रक्त जाने की जगह कम हो जाएगी, डायमीटर कम हो जाएगा, तो रक्त का जो प्रेशर है, जो दाब है, वो बढ़ जाएगा। जब रक्त का दाब बढ़ेगा, रक्त का यहां पर क्या बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। मैंने ये लाइन लिखी है यहाँ पर, जब रक्त कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस से गुजरता है तो रक्त दाब बढ़ जाता है। इस कारण क्या है, रक्त का कुछ भाग जो है वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। पूरा ब्लड फिल्टर नहीं होता, रक्त का कुछ भाग जो वो फिल्टर होकर आ जाता है। तो ये जो है, ये जो रक्त वाहिका कौन सी है आपकी, जो गुच्छ है उसकी जो रक्त वाहिका ये है। यहां से मान लो, यहां से क्या आ रही होगी आपकी, अभिवाही नलिका धमनिका आ रही है, ठीक है, इसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। फिर यहां पर ये एकदम से पतली होगी, तो पतली होगी, यहां पर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी दीवारों पर क्या टकराव लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी दीवारों पर टक्कर मारेगा ब्लड, है ना, बिल्कुल मारेगा। तो यहां पर क्या लगी हुई है, आपकी आंतरिक उपकला लगी हुई है, ठीक है। तो आंतरिक उपकला से होते हुए ब्लड कहां जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से छनेगा। उसके बाद में ये जो पोडोसाइट है, जो पदाणु है, ठीक है, इनके बीच में भी यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। इनके बीच में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों से होते हुए जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या ब्लड जो है वो पूरा फिल्टर हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करेंगे, फिर अगले लेक्चर में बात करते हैं ना, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं होगा, पूरा अभी तो होगा नहीं, है ना, तो उसको कल करते हैं, कल ही करते हैं फिर, ठीक है। ये स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है, तो पूरा टॉपिक एक साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अपन कल पूरा मूत्र जो निर्माण पूरा ही करेंगे फिर ना। तो अभी इतना आपको समझ में आया, इसको भी अपन कल रिपीट करेंगे। चलो इतना ही पढ़ते हैं। समझ में आया नहीं आया आज का लेक्चर वो बताना, और समझ में आया तो कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो, मुझे भी पता लगे। और कल को कोई दूसरा कोई अपने जो मेरे को नहीं जानता, जो नहीं पढ़ रहा है, वो पहली बार कहीं वीडियो पे आए तो उसको भी पता रहे कि भाई लड़कों को समझ में आ रहा है। आप कोई कमेंट करते नहीं तो उनको पता नहीं लगेगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो कर दिया करो, ठीक है। चलो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं कर रखा है, और बाकी आपने कर ही रखा हुआ है। यहाँ तक आ गए हो तो आपको पसंद आया है मतलब वीडियो ना। चलो बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए मजे मारो और पढ़ते रहो। चलो भाई।